नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरा देश होली के रंगों में रंगा हुआ है, लेकिन राजनीति का रंग उससे भी ज्यादा पक्का है। लोकसभा चुनाव में पूरा देश लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही राजनीतिक तूफान और ज्यादा बढ़ रहा है। दल बदलवों का भी बाजार अब तेज है और आज भी बीजेपी में एक साल डॉक्टर सीपी जोशी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनका पूरा होने पर काफी लोगों ने आज कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए और अध्यक्ष ने बताया कि वो कितना सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी किस तरह से राजस्थान में सवालों के घेरे में है कैंडिडेट्स को लेकर, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज हॉट सीट दौसा, वही दौसा जहां से सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाई और दौसा को भी एक नई पहचान दी। बहुत ही साधारण सी ये लोकसभा सीट थी जो एकदम हॉट सीट बन गई जब राजेश पायलट यहाँ आए। उसके बाद अब 2024 का ये चुनाव और 18वीं लोकसभा के लिए होने जा रहे इस चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दल असमंजस में है, परेशानी में है। किसको खड़ा करें और कैसे इस सीट को सुरक्षित करें। अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर इस सीट पर कहां पेंच फंसा हुआ है। हमारे साथ श्याम झा, प्रवक्ता बीजेपी, नितिन सारस्वत, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, मुनेश अरोड़ा जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार, विनय जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार दौसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ऋषभ शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दौसा से। तो उदयपुर से डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, भरतपुर से राकेश जी, जयपुर से जगदीश जी और दौसा से विनय जोशी जी और ऋषभ शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत विनय जोशी जी आपसे ही करना चाहेंगे। दौसा के हालात इस वक्त क्या है, दोनों राजनीतिक दलों की परेशानी, मुश्किलें, कैसे अभी तक उम्मीदवार के नाम फैसला करने में अड़चन बन रही है। नमस्कार। जी नमस्कार। दौसा हमेशा लोकसभा सीट हॉट सीट रहा है। आपको एक बात की जानकारी दे रहा हूं कि राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट ही पहली ऐसी सीट थी जहां 1952 में उपचुनाव हुए थे। 1952 का जो चुनाव था उसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे। रामकरण जोशी ने यहाँ से दौसा से लोकसभा और लालसोट से विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ जीते थे। लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस कारण राजस्थान का सबसे पहला उपचुनाव लोकसभा का दौसा से ही हुआ था। उसके बाद दौसा सीट चर्चा में आई। आज के हालात भी यह है कि दौसा की हॉट सीट इसलिए माने जाते हैं कि ये मानते हैं कि जिसने दौसा लोकसभा सीट जीत ली वो पार्टी राजस्थान में कम से कम 10 सीट जीतने में सफल रहती है। कांग्रेस का मानना यह है कि यहाँ पर मीणा समाज के कद्दावर नेता डॉक्टर करोड़लाल मीणा की पूरी राजस्थान पर बहुत बड़ी पकड़ है। बीजेपी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं है और कांग्रेस हर सीट पर फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। वो चाहती है जब तक भारतीय जनता पार्टी इसको डिक्लेयर नहीं करे अपने प्रत्याशी को, तब तक वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में करोड़लाल मीणा का तुरुप का पत्ता है। वो ऐसे व्यक्ति है दौसा लोकसभा क्षेत्र के लिए जो हर हाल में जीतने की दम रखते हैं। वैसे दौसा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। 18,92,000 यहाँ के मतदाता हैं। वो करीब 3 लाख मतदाता यहाँ अनुसूचित जनजाति के हैं, जिन पर करोड़लाल मीणा की बहुत बड़ी पकड़ है। इसलिए कांग्रेस सोच सोच के कदम पैर चाल चल रही है, कदम उठा रही है। कांग्रेस से मुरारलाल मीणा का नाम चल रहा है। बाकी लोग अपना ऑडियो प्लीज बंद कर लीजिए ताकि हम विनय जोशी जी को और ठीक से सुन सकें। विनय जी, कांग्रेस के कैंडिडेट जो है संभावित, वो कौन कौन है? कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से मुरारलाल मीणा का नाम सबसे ऊपर है। वो दौसा से इस समय एमएलए हैं। दौसा सामान्य विधानसभा क्षेत्र से
मुरारलाल मीणा एसटी से आते हैं, वो यहाँ से एमएलए हैं। कांग्रेस चाहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किरोड़ीलाल मीणा को टिकट नहीं दे तो वो मुरारलाल मीणा को मैदान में उतार दे। तो कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस जीरो रिस्क पे है। अगर हारते हैं तो मुरारलाल जी एमएलए रहेंगे ही, और जीतते हैं तो उनको एक उपलब्धि हासिल होती है। लेकिन बिना किरोड़ीलाल के विनय जोशी जी, पहली विधानसभा से जिस पहले चुनाव से 1952 से जिस लोकसभा की सुर्खियां पूरे देश ने देखी, कांग्रेस पार्टी के पास अपने मौजूदा विधायक के अलावा दूसरा नेता नहीं उतारने के लिए लोकसभा के दंगल में। नहीं, पिछले दो चुनाव से 2014 और 2019 से यहाँ कांग्रेस अपने आप को दिवालिया महसूस कर रही है वोटर की दृष्टि से। 2014 में दो तो सगे भाई कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी से हरीश मीणा जो उस समय बीजेपी थे, वो बीजेपी ने उनको उतारा, और उनके सगे भाई नमो नारायण जी मीणा को कांग्रेस ने 2014 से 2 साल में उतारा। किरोड़ीलाल मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही। 2019 के चुनाव की बात करें तो मुरारलाल मीणा जो उस समय एमएलए थे, आज भी एमएलए है दौसा से, इनकी धर्मपत्नी सविता मीणा ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, और सवाई माधोपुर की जो विधायक रही हैं जसकौर मीणा ने यहाँ से नामांकन भरा और 22 दिन के अंदर चुनाव जीत के चले गई। तो कांग्रेस ये मानती है कि लोकसभा क्षेत्र में हमारी पकड़ कमजोर हो चुकी है। हमारे पास उसका मुख्य कारण यह रहा है कि नए वोटर कांग्रेस से जुड़ नहीं पा रहे, और इस बात का डर कांग्रेस को हमेशा सताता है कि हम जब तक सामने वाला प्रत्याशी सामने नहीं आए, हम उससे पहले अगर घोषणा कर देंगे तो हम मात खाएंगे। ये इनको डर हमेशा अंदर से सताता है। जब कांग्रेस के हालात इतने खराब हैं विनय जोशी जी, तब भी बीजेपी को अपना कैंडिडेट अनाउंस करने में समय लग रहा है। और सवाल ये भी कि अगर कांग्रेस के हालात इतने कमजोर हैं तो बीजेपी के पास भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अलावा दूसरा नाम नहीं है जिस पर भरोसा करके, विश्वास करके मोदी के चेहरे पर चुनाव को निकाल ले। देखो, पूरी राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा को नजरअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी कोई कदम नहीं बढ़ा सकती। किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई जगमोहन को टिकट दिलाना चाह रहे थे। उसके लिए पार्टी ने क्या कहा, या तो किरोड़ीलाल मीणा जाने या भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन जहां तक राजनीतिक समझ है उसमें ये लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा की सहमति के बाद ही कोई प्रत्याशी उतारा जाएगा। तो पहली कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी की ये रहेगी कि किरोड़ीलाल मीणा स्वयं ही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, या फिर जिस प्रत्याशी के साथ वो तन मन से लग सके उनके साथ वो चुनाव मैदान में आए, उनको उतारा जाए। जसकौर मीणा की जो पुत्री है अर्चना मीणा, जिनके पति आईएएस है, वो भी 200 लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदार बढ़ रही है, जिसके लिए आरएसएस। जी, श्याम कुमार झा जी, विनय जोशी जी जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं और ग्राउंड की जो हकीकत है, पहले राज्यसभा, फिर विधानसभा में सवाई माधोपुर, फिर वापस किरोड़ीलाल मीणा, आगे पीछे घूम के आप भी अपना कोई नया लीडर तैयार नहीं कर पाए, या विकल्प एक नेता के अलावा पूरे क्षेत्र में दूसरा नेता ही नहीं है आपके पास? देखिए मीना जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेता है वो तो है ही सही, बाकी और लोग भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास जता करके नए लोग भी आ रहे हैं। नेताओं की कोई कमी नहीं है, और ये जो तय करना है ये कोर कमेटी का निर्णय है कि वो किसको टिकट देती है। नेताओं की कोई कमी नहीं, खूब नेता है भारतीय जनता पार्टी में। और जहां तक आप देख रहे हैं कि हर लोकसभा में कम से कम 7-7, 8-8 दावेदार हैं। कोई ऐसा लोकसभा नहीं जहाँ 7-8 से कम दावेदार हों। ज्यादा है वो हो सकते हैं, कम कहीं भी नहीं है। अब ये कुछ ही समय में तय हो जाएगा, आपके पास सूची आ जाएगी कि कौन कहाँ से उम्मीदवार होते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि 25 की 25 सीटें हमें जीतनी है, और उस लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसी लक्ष्य को लेकर के लगा है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया है,
उसी राम लक्ष्य को झा जी, लेकर के आप एक यात्रा कार्यकर्ता कर रहे हैं रहता मुझे लगता है परिवार के साथ, और आपके परिवार के लोग जो बातें कर रहे हैं वो भी हमारे है। नहीं सारे नहीं, मैं ऑडियंस। अकेला हूँ, नहीं मैं अकेला ही हूँ, अच्छा, कोई भी नहीं है तो साथ। ये ऑडियो बाकी लोग प्लीज अपना बंद कर लीजिए जहां से आवाज आ रही है। तो श्याम झा जी, सवाल ये है कि कैंडिडेट कौन दौसा से? देखिए कैंडिडेट कौन है ये भी जल्द आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप कुछ ही समय की बात है कि कैंडिडेट पूरे जो राजस्थान के बाकी है सारे कैंडिडेटों की घोषणा जल्दी हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही तय करेंगे कि कौन होगा दौसा से कैंडिडेट। देखिए तय कोर कमेटी करेगी, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो बड़े नेता हैं सभी से पूछा जाता है, छोटे नेताओं से पूछा जाता है, जो वहाँ के स्थानीय नेता है उनसे भी पूछा जाता है, तो सबसे रायशुमारी करके नाम आगे जाता है, निर्णय कोर कमेटी करती है। जी जगदीश जी, मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा वाकई में बीजेपी के लिए अब, मतलब जब से चुनाव के नतीजे विधानसभा के आए हैं और तब से उनका एक जिस तरह से, मतलब जैसा उनका मिजाज चल रहा है, बार बार बताते हैं कि भाई उनकी वो पूछ नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, तो इस चुनाव में वो अपनी पूछ ठीक से करवा रहे, या फिर बीजेपी उन्हें इग्नोर करके यहाँ पर जिसको चाहे मैदान में उतार सकती है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है दौसा में, ये मैं आपसे सवाल पूछूंगी। नितिन सारस्वत जी, कांग्रेस की क्या परेशानी है? कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी के आने के बाद ही आएगा जैसा कि विनय जोशी जी बता रहे हैं? ऑडियो ऑन करिए प्लीज अपना। जैसा कि अभी विनय जोशी जी ने बताया, मैं खुद दौसा से आता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको दौसा की परिस्थिति जाननी है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल गूगल और यूट्यूब पे टाइप कर देना है कि दौसा के अंदर भाजपा में मचा घमासान, और उसके बाद में आपको तमाम मंच पे जो रस्साकसी और जो नूरा कुश्ती है वो अपने आप आपको वीडियो में दिखाई दे जाएगी, जहाँ पे मौजूदा सांसद और जिनके बारे में मौजूदा सांसद हैं और जो दूसरी तरफ आप जो बता रहे हैं जिनके गुणगान किए जा रहे हैं कि वही राजनीति में तय करते हैं। हालांकि उनको जिस तरीके से उन्होंने जमीन पे संघर्ष किया और उसके बाद में उनका जो हाल किया है, जो खुद वो दबे चुपके पीछे ऑफ कैमरा बताते हैं कि मेरे को किस तरीके से डिपार्टमेंट दिया गया और किस तरीके से मैंने संघर्ष किया, और उसके बाद में उस डिपार्टमेंट में भी किस तरीके से उन्हें इररिलेवेंट करने की कोशिश की गई। तो वो किसी से छुपी नहीं है, हालांकि हमारे पैनल पे जो लोग हैं वो बताए नहीं है। अगर आप कोई सिंपल भी अगर गूगल और यूट्यूब करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा। अभी कुछ ही दिनों पहले मंच का सामना था, जहां पे केवल किरोड़ी लाल जी मीणा जी की तस्वीर होने के कारण जसकौर जी ने ऑब्जेक्शन कर दिया था कि इनकी तस्वीर यहाँ क्या कर रही है। तो इस तरीके के हालात यहाँ बीजेपी दौसा के अंदर सामना कर रही है। रही बात यहाँ पे आपने कहा कि बहुत सारे नेता हैं, श्याम जी ने कहा कि और हमारे पास तो कोई नेताओं की कमी नहीं है। तो सबसे पहले तो जो आज ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो नेता है जिनको आपके पार्टी ने ही निकाला था, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे क्योंकि वो दूसरे कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने आपकी पूरी तरीके से जो पूरा चित्तौड़गढ़ के अंदर जो आपकी नींव थी वो पूरी तरीके से हिला के रख दी थी आपके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, और उनके खिलाफ जाके चुनाव जीता था विधानसभा चुनाव में। आज उन लोगों को आप शामिल करवा रहे हो क्योंकि आप जो 400 की बातें तो करते हो लेकिन जमीन पे वो 400 है नहीं। दूसरी बात, आपने जो बात कही, आज दो ही लोग हैं दौसा के अंदर, कौन? ये परिवारवाद की बात करते थे, आज जसकौर जी अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं और किरोड़ी लाल जी अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे हैं, और पूरी रस्साकसी और नूरा कुश्ती इसी बात की हो रही है। और इसी बात में ये तय नहीं कर पा रहे कि दौसा में किसको टिकट मिले, और अगर किसी दूसरे को टिकट दे तो दूसरा उसको पूरी तरीके से उसके खिलाफ होने के लिए तैयार है। तो ये दौसा के अंदर ये हाल है। यहाँ पे जनता पूरी तरीके से, जब हम लोग यहाँ पे जितनी भी चीज आज तक दौसा को, चाहे मेडिकल कॉलेज मिला, जिला मिला, कॉलेज मिले, यहाँ पे तमाम जो प्रोजेक्ट आए वो सब कांग्रेस की सरकार में और कांग्रेस के सांसदों ने किया है यहाँ पे। इसलिए राजस्थान की जनता जानती है पिछली विधानसभा के अंदर भी तमाम जो योजनाएं यहाँ पे लागू हुई और उन योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिला। और एक सामाजिक न्याय जो कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, जो जातिगत आधारित जनगणना की बात कर रही है, सामाजिक न्याय की बात कर रही है, हिस्सेदारी की बात कर रही है, यहाँ पे एससी और एसटी पॉपुलेशन दौसा के अंदर तादाद बहुत बड़ी मात्रा में, और जिस तरीके से सरकारी नौकरियां जिस तरीके से सरकार ने छीनी है, क्योंकि दौसा के अंदर अगर आपको पता चलेगा पूरे देश के अंदर यहाँ पे लोग घर घर से सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे आदिवासी भाई और क्या नाम से हमारी एसटी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। और नितिन जी, क्योंकि आप दौसा से आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी में कैसे मंच पर मारधाड़ हो रही है, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मंच के बाकी सदस्यों ने उसका जिक्र नहीं किया,
क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी के हालात बहुत खराब है। तो आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस के हालात वहां पर कैसे हैं? कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पर कौन है? और विधायक के अलावा क्या पार्टी के पास विकल्प नहीं है? देखिए मीना जी, जितनी भी कांग्रेस पार्टी यहाँ, पहले तो बात कि कांग्रेस का हमेशा दौसा गढ़ रहा है। आज से नहीं, आपने पुरानी भी चर्चा विनय जोशी जी ने कहा है, यहाँ कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत रही है। यहाँ पे एक-एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए, यहाँ पे एक-एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित है और सिर्फ ये एक एक लंबा कार्यकर्ता का इतिहास है। नाम बता दीजिए, सिर्फ एक कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए जो टिकट के लिए प्रबल दावेदार है। नहीं, टिकट के लिए तो जो पैनल जाएगा, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ पे टिकट चुनने के लिए एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ लोकसभा ऑब्जर्वर होते हैं, उसके बाद में लोकसभा ऑब्जर्वर के बाद में पीईसी ने अपने 2 सदस्यों को वहाँ पे भेजा। वहाँ पे कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है, जनता की बात सुनी जाती है। उसके बाद में पीईसी पे वो एक पैनल तैयार किया जाता है और वो स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर जाता है। स्क्रीनिंग कमेटी उसे कब तक नाम आ जाएगा नितिन जी? हमारी बस अगली अगली जो सीईसी होने वाली है उसके अंदर ये फाइनल हो जाएगा। 16 सीटें फाइनल हो चुकी है, बाकी सीटें फाइनल हो जाएंगी। एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी होती है किसी भी सीट के लिए, एक हर पार्टी अपनी स्ट्रेटजी दौसा अपनाती है। सीट के लिए उस क्या स्ट्रेटजी के स्ट्रेटेजी तहत है? नितिन सारस्वत जी, दौसा सीट के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी है कि जो भी यहाँ पे वादा खिलाफी बीजेपी की सरकार ने जो की है, जो भी जितने भी वादे 2014 में जो उन्होंने जुमले गढ़े थे, वो जो डॉलर और रुपए की बात करते थे, आज हालांकि जो रुपया है वो मार्गदर्शक मंडल के बाहर हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी की उम्र से आगे भी निकल चुका है, मार्गदर्शक मंडल की उम्र से भी पार हो चुका है। हमारे लिए वो मुद्दे हैं जो जिस तरीके से सरकारी नौकरियां छीनी गई, वो हमारे लिए जगदीश मुद्दे हैं। जी, यहाँ पे जो जो जगदीश प्रोजेक्ट जी, डाले गए वो हमारे जगदीश लिए जी, मुद्दे हैं। चुनावी जगदीश बॉन्ड में जी, जो भ्रष्टाचार हुआ वो हमारा मुद्दा है। हाँ, जगदीश जी, नितिन मीना जी, सारस्वत मैं जी जो बीच बता में रहे, एक हाँ बात कहना चाह बोलिए, रहा था। बोलिए, बोलिए। दौसा का प्रथम चरण के अंदर चुनाव है, जो 19 अप्रैल को मतदान जिसका होना है, और नामांकन भरने की केवल 2 दिन शेष रहे हैं, 26 और 27 तारीख। अभी तक दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। मुझे तो लग रहा है दोनों पार्टी ही दिमाग से दिवाले हो चुकी। आपके अगर नामांकन भरने का 2 दिन केवल शेष रहे हैं और अभी आपको यही पता नहीं है कि आपको प्रत्याशी कौन सा उतरना है। अभी तो ये एक दूसरे के छींटासी करने में लग रहे हैं। ये दोनों विनय जी, पार्टियों की राजनीतिक समझ का पता पड़ रहा है। विनय जी, एक तो बीजेपी की तरफ से ही कहा गया था पिछले दिनों जब हमारी चर्चा हुई थी, तो कि हमने हमारे उम्मीदवारों को संकेत दे दिया है, वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। बीजेपी के यहाँ से फील्ड में काम कौन कर रहा है इस समय? अगर काम करते तो मैं उनका नाम बोल देता ना आपको कि ठीक है। दौसा में ये आदमी कांग्रेस, जैसे कांग्रेस ने मुरारी लाल को संकेत दे रखे हैं, तो मुरारी लाल जी ने ये कह रखा है जब तक भारतीय जनता पार्टी कोई कैंडिडेट की घोषणा नहीं करेगी तब तक मैं कोई तैयार काम नहीं करूंगा। क्योंकि उसका कारण यह है कि अंदर भीतर उनको भी लगता है कि किरोड़ीलाल जी मीणा चुनाव लड़ सकते हैं, और उन दोनों के मधुर संबंध है। मुरारी लाल जी के किरोड़ीलाल जी के संबंध मधुर है, वो सब जग जाहिर है। इस बात को होते मुरारी लाल जी तैयार नहीं हो रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। जगदीश जी, क्या वाकई में बीजेपी राज्यसभा के सांसद को विधानसभा में उतारेगी? विधानसभा के विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद किरोड़ीलाल मीणा को एक बार फिर से लोकसभा में उतारेगी? कितनी संभावना दिखती है आपको इस बात की, इन चर्चाओं की? देखिए मीना जी, ये अभी विनय जी बता रहे थे कि भाई बहुत अच्छे संबंध है किरोड़ीलाल मीणा और उनके बीच में, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। तो दोनों तरीके से डरते हैं। एक तो ये कि संबंध बहुत अच्छे हैं, दूसरा ये कि उनसे भिड़ेंगे तो हारेंगे। ऐसी सूरत में फिर कैसे वो हाँ भरे, इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट जो है वह घोषित हो जाए, उसके बाद लड़ने के बारे में विचार करें। बीजेपी से तो यदि और भी कोई कैंडिडेट घोषित हुआ और किरोड़ीलाल मीणा चक्कर लगाया है तो वही इफेक्ट होगा, उस कैंडिडेट के लिए भी वही इफेक्ट होगा। जो रही बात कैंडिडेट बनने की, तो ये एक तरीके से चूंकि ये मान के चला जा रहा है कि बीजेपी 200 सीट जीतेगी, इसलिए सीट पर कौन लड़े इसका फैसला अभी पार्टी नहीं कर पाई है। पार्टी तो चाहती है कि भाई किरोड़ीलाल मीणा खुद लड़ लें, लेकिन वो लड़ने के इच्छुक नहीं है। वो कहते हैं कि बहुत सारे चुनाव लड़ लिए, अब चुनाव ही चुनाव लड़ते रहे तो ये तो अब ठीक नहीं है। ये अब वो आराम से अपना मंत्री पद संभालेंगे। उनको राजस्थान का ऐसा मंत्री विभाग मिला है
जिसमें पूरे राजस्थान में काम करने की संभावनाएं हैं। बहुत बड़ा एरिया राजस्थान का जुड़ता है। एग्रीकल्चर और पूरा का पूरा जो है पंचायती राज, ये दोनों का दोनों ग्रामीण विकास, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा क्षेत्र है राजस्थान का, जिसकी इकोनॉमी जो है 70 से 80% है राजस्थान की। तो वो तो अब उस फील्ड में बैठ के काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर पार्टी कहेगी, आलाकमान कहता है दिल्ली से उनको कि आप ही चुनाव लड़ो, तो लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी ये रिस्क तो कभी नहीं लेगी। लेकिन जगदीश जी, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लिए ये कितना उचित है कि उनके पास अपने विधायक को, मंत्री को दोबारा खड़ा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? ये कितना सही है? नहीं, ये कैसे तय हो गया कि और कोई नहीं है कैंडिडेट? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा अगर तो किरोड़ी लाल मीणा, आपने जो कहा कि पार्टी तो चाहती है कि किरोड़ी मीणा चुनाव लड़े, लोकप्रिय है वहाँ। मैं ये कह रहा हूँ वो इतने लोकप्रिय और सक्षम और दमदार है। माना, लेकिन जब आप ये कहते हैं, कि पार्टी तो चाहती है कि वो चुनाव लड़े, पार्टी जब चाहती है कि वो चुनाव लड़े, इसका मतलब आपने सेकंड लाइन लीडरशिप जो है उसको तैयार नहीं किया। मीना जी, वहां अभी कौन है सांसद? किरोड़ी लाल मीणा तो नहीं है, और वो बीजेपी के ही है सांसद। सेकंड लाइन है वो, उनके भी सेकंड लाइन है। वो अपनी पुत्री को लड़ाना चाहती है, डॉक्टर अर्चना को। वो बहुत सक्षम है। वो फैमिली भी बहुत सक्षम फैमिली है। राजकुमार जी मीणा की फैमिली कहलाती हो, तो वो फैमिली भी बहुत सक्षम फैमिली है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई किरोड़ी लाल के अलावा वहां कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन खूब है, लेकिन एक ऐसा होता है कि पार्टी निश्चिंत होकर बैठना चाहती है। वो ये सीट है, किरोड़ी जी को टिकट दे दो, फिर आपको उधर देखने की भी जरूरत नहीं है। पब्लिक ही चुनाव लड़ा देगी और वो बैठे बैठे ही घर से चुनाव जीत जाएंगे। ये लोकप्रियता है एक लीडर की, एक लीडर की ताकत है ये कि पब्लिक किस तरीके से उनको चाहती है। वो निर्दलीय भी लड़ चुके हैं वहां, आपको ध्यान होगा कि एक बार निर्दलीय भी चुनाव लड़कर जीते हैं वो। पार्टी का सपोर्ट नहीं था तो भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि पार्टी तो उनके पीछे इसलिए पड़ी हुई है कि वो निश्चिंत हो जाए। वैसे तो पार्टी लड़ी रही है, 25 की 25 सीटें लड़ रही है, सभी जगह लड़ रही है, सब जगह उनको कैंडिडेट मिलेंगे, और कौन मिलेगा। तो ये ऐसी स्थिति है यहाँ दौसा की। दौसा में जो है कांग्रेस के पास भी कमजोर कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के पास भी 2-3 कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं जो लड़ने लायक हैं। अब बस यही है कि वो लड़ते लड़ते थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं और वही करोड़ों जी डाल देते हैं, लाभ लेते हैं उनको। तो ऐसी सूरत में कौन लड़े? कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो भी विधायक हैं, और इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि एक दफे वो अनाउंस हो जाए बीजेपी का, तब तो मैं अपनी विधायकी को क्यों खराब करूंगा। जी, ऐसी स्थिति है। बिल्कुल ठीक है। राकेश वशिष्ठ जी, विधानसभा चुनाव में सांसदों को उतारा। एक पक्ष तो ये है ही कि आपके पास विधानसभा में इतने मजबूत कैंडिडेट विधानसभा के स्तर पर नहीं थे कि आपको लोकसभा के सांसदों को उतारना पड़ा अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। ये बात हम बीजेपी की कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी मीणा एक व्यक्ति मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा किस नाम पे अपना समर्थन देंगे, पार्टी के लिए ये एक बड़ा कंसर्न है। और जिस बात की तरफ नितिन सारस्वत इशारा कर रहे हैं कि वहां पर दौसा में जो पार्टी के भीतर की इंटरनल गुटबाजी जो चल रही है टिकट को लेकर, वो भी पार्टी के सामने एक संकट है। तो इस संकट से पार पाने के लिए बीजेपी के पास इस वक्त कौन सा फॉर्मूला है जिससे कि वो अपनी सीट को सुरक्षित करे? देखिए मीना जी, जो बीजेपी का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, और उन्होंने जो टारगेट फिक्स कर रखा है वो 25 सीटों के लिए कर रखा है। इसके लिए वो हर कदम बड़ा फूंक फूंक कर उठा रही है। हर प्रत्याशी के चयन के लिए उन्होंने पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद प्रत्याशी घोषित किए हैं। 19 तारीख अप्रैल को पहले फेज में दौसा के अंदर चुनाव है, लेकिन अभी तक
भाजपा अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो असमंजस की स्थिति में है और ऐसा उम्मीदवार उठाना चाहती है जिसका कोई तोड़ कांग्रेस के पास नहीं हो। 2008 से पहले तक ये सामान्य सीट थी और पायलट परिवार का यहाँ पर राजेश पायलट 5 बार चुनाव जीते, फिर सचिन पायलट चुनाव जीते, तो दबदबा। लेकिन 2008 परसीमन के बाद जो है शेड्यूल ट्राइब सीट होने के बाद यहाँ जो शेड्यूल ट्राइब का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो 25% से ऊपर है और इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समाज के सबसे बड़े नेता हैं आज की तारीख में। और नेता अपने अपने क्षेत्र के हो सकते हैं, लेकिन सर्व मान्यता के आधार पर अगर कोई बात आती है तो किरोड़ी लाल मीणा जी सबसे बड़े नेता हैं और इनके जाने से, इनके कहने पर वोटों की कास्टिंग होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब सवाल यह है कि आज मैं समझता हूँ आज बीजेपी की जो हाई कमान की मीटिंग आज हो रही है, शायद आज डिसाइड हो जाना चाहिए, कोई उसके बाद इनके पास टाइम नहीं है और हो भी जाएगा। बीजेपी अब तक तो कोई हम कयास कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा की, हम कयास कर रहे हैं आपके अर्चना मीणा की, लेकिन ये भी हो सकता है कि चमत्कारिक ढंग से कोई और तीसरा नाम निकल के आ जाए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो भी नाम आएगा वो किरोड़ी लाल मीणा जी की सहमति से आएगा। हालांकि वो अपने भाई के लिए कोशिश कर रहे हैं जगमोहन मीणा को बनाने के लिए, लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो परिवारवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलती है और परिवार अगर चाहे जगमोहन मीणा हो चाहे वो अर्चना मीणा हो, अगर इनको टिकट वो देती है तो वो परिवारवाद के खिलाफ जो उनका बोलना है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कोई ज्यादा ही मजबूरी आए तब भले हो सकता है। अब हमको तो सतही ऊपरी तौर पर तो ये सब दिख रहा है कि 2-4 आदमी हैं, लेकिन बीजेपी कहाँ क्या, हालांकि ये भी खबर है कि वो कोशिश कर रही है डॉक्टर किरोड़ी मीणा को चुनाव लड़ा। अब आप ये कहें कि साहब ऐसे कि पहले उन्होंने एमपी को उतारा, फिर उन्होंने इनको एमएलए बना दिया, ये बीजेपी की एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी शुरू से ही चल रही है। अब आप ये देखिए कि उनको कुछ सीटें खाली करनी थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां उनके तो टारगेट पे थे वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उसको उन्होंने यहाँ एमएलए के चुनाव में उड़ा दिया। 2 आदमी उसमें से ये आउट हो गए कि इनका जनाधार अब कम हो गया, 2 बार से लगातार जीत रहे थे, अब उनका टिकट कट गया, दूसरे आदमी आएंगे। बालकनाथ से उनको जो है स्टेट में ले आए क्योंकि उनको तजारत सीट जीतनी थी। तजारत सीट हमेशा केवल बालकनाथ की उसमें थी कि वही केवल चुनाव जीत सकते थे और किसी भाजपा कैंडिडेट के पास नहीं है। ये वो स्ट्रेटेजी में साथ करते रहते हैं। अब हालत ये, अब बीजेपी की जो घोषणाएं होती हैं बड़ी चमत्कारिक और अप्रत्याशित होती है, जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते कि कौन कैंडिडेट आ गया। कांग्रेस के सामने भी समस्या है, वो बड़ी फूंक फूंक पे कदम रख रही है क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा जो नेता है वो मुरारी मीणा है। मुरारी मीणा सचिन पायलट के खास है क्योंकि राजेश पायलट के पास ये पहले एज ए सचिव या सहायक सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। उधर नरेश मीणा भी कोशिश कर रहे हैं, नरेश मीणा भी सचिन पायलट के साथ है। ये बात सही है कि कांग्रेस का कैंडिडेट जो भी घोषित होगा वो सचिन पायलट की सहमति से घोषित होगा क्योंकि गुर्जर वोटों का अगर कहीं आपका मोड़ने की बात आएगी तो वो सचिन पायलट के कहने पर ही आ सकती है। और इनके पास, कांग्रेस के पास गुर्जर वोटों के लिए सबसे बड़ा जो आदमी है, जो नेता है, वो इस समय सचिन पायलट है, उनके हिसाब से हो सकता है। अब हमको आज एंजॉय करना चाहिए, घंटे 2 घंटे में शायद ये हो जाएगी, अभी तो हम कयास कर रहे हैं, ये सारी बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। तो बीजेपी का जो भी कैंडिडेट आएगा वो किरोड़ी लाल मीणा की सहमति के बाद ही आएगा और इसमें भी कोई दो राय नहीं। आला कमान, अगर मैं जगदीश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आला कमान अगर निर्देशित ये करेगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को चुनाव लड़ना है तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। इस तरह का अनुशासन है क्योंकि ये तो बिल्कुल आरएसएस के निकले हुए आदमी किरोड़ी लाल जी मीणा, ये अवेला नहीं कर सकते, लेकिन संभावना इस बात की भी है कि देखो क्या होता है। जी डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, दौसा से अलग मैं पास उदयपुर सीट की अगर चर्चा करूं, क्योंकि ये दोनों अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए एक तरह से एससी एसटी का वोट जिस तरह से है दोनों संभागों में, तो उदयपुर को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है कांग्रेस की सीट पर? ऑडियो ऑन करिए प्लीज अपना। ये उदयपुर के ताराचंद जी मीणा जो कांग्रेस से कैंडिडेट बने, उनको लेकर का आपका सवाल है?
जी जी जी, बहुत बहुत विवाद है। नहीं, बहुत ज्यादा विवाद नहीं। कांग्रेस के कैंडिडेट दोनों ही अधिकारी आए हैं उदयपुर में। तो मल्लालाल रावत लेकिन भी। इंटरनल कांग्रेस में इसको लेकर बहुत खींचातानी है। देखो, कांग्रेस तो हर जगह खींचातानी में, कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है जिसकी हद नहीं। कोई कभी एक गुट एक्टिव होता है, कभी दूसरा गुट एक्टिव होता है। तो कांग्रेस के अंदर खींचातानी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसा भी आप लोग डिस्कस कर रहे थे दो सर को लेकर के, वही हालात उदयपुर में भी है। मगर क्योंकि उदयपुर में दोनों सीटें, बांसवाड़ा डूंगरपुर की ट्राइबल सीट और यहाँ की उदयपुर की सीट, दोनों सीट पे क्योंकि कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, अब कांग्रेस जरूर कोशिश करे कि वहां से बाप से समझौता हो जाए और उसको दे दिया जाए। तो बाप से अगर समझौता होता है तो वो भी आज पता लग जाएगा कि किस कैंडिडेट को करते हैं। मेरा जी, मैं एक सबसे बड़ी बात बताना आपको चाहता हूं कि अभी जो हालात है ना भारतीय जनता पार्टी के, चाहे कोई सी भी सीट हो, बीजेपी बहुत ज्यादा प्रेशर में, जिसको आप बार बार इंडिकेट कर रही हैं। जब से केजरीवाल का अरेस्ट हुआ है और सारा विपक्ष एक हुआ है, बीजेपी और ज्यादा प्रेशर में है। उसके लिए 25 का टारगेट। डॉक्टर साहब आपका ऑडियो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आप प्लीज अपना ईयरफोन हटाइए या तो, या फिर इसको ये मूवमेंट ज्यादा नहीं करे। मेरा कहना है कि कांग्रेस हाँ बोलिए। के, आ रही आवाज? जी जी। कांग्रेस के कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल बहुत है। केजरीवाल के अरेस्ट के बाद से हालत भारतीय जनता पार्टी की दबाव में और बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी जब 25 का टारगेट लेके चल रही है, तो ये जो हालात अब पैदा होते जा रहे हैं, एसबीआई का जिस तरह से घोटाला के नाम पे विपक्ष ने किया, केजरीवाल के बाद जो विपक्ष इकट्ठा हुआ, तो हालात आगे जाकर और भी खराब होंगे। ये मेरा कहना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का कहना है। कल डिस्कशन में ये बात भी निकल के आई थी, आपको याद होगा कि 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक फैसला आया था जून 77 के अंदर। उसके बाद इमरजेंसी लगी थी और सारा विपक्षी दल एक थे। कमोवेश वही परिस्थिति आज है, केजरीवाल के भी वही डॉक्टर साहब एक बार प्लीज आप वापस रिकनेक्ट करिए ताकि आपके ऑडियो की परेशानी बंद हो जाए। विनय जोशी जी, वापस मैं आपके पास आती हूँ। जो पूरी चर्चा के दौरान जो बात है वो ये कि बीजेपी दौसा सीट पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सहमति से नाम तय करेगी। अब परिवारवाद की विचारधारा का जिस तरह से बीजेपी विरोध पूरे देश में कर रही है और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, अगर वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के परिवार वाले जो उनका जो भी आग्रह है या जो उनका प्रस्ताव है उसको स्वीकार नहीं करती है, तो बीजेपी कौन से रास्ते पर जाए जिससे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उम्मीदवार ना भी हो तो वो सहमत हो, वो तैयार हो जाएं, वो खड़े हो जाएंगे उनके पास, उनके साथ। मीना जी, दौसा लोकसभा क्षेत्र को समझने के लिए आपको 2014 का और 2019 के चुनाव को समझना पड़ेगा। यहाँ का अगर 2014 और 2019 के चुनाव को हम देखें तो यह जातिवाद को बिल्कुल नकारा है। 2014 के चुनाव में जहां दो सगे भाई हरीश मीणा और नमोनारायण मीणा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से थे, वहीं जो मीणा समाज के कद्दावर नेता माने जाते किरोड़ीलाल मीणा, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। परिणाम क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी जीती, जातिवाद हारा। 2019 के चुनाव की बात करें तो सविता मीणा मुरारलाल मीणा जी की पत्नी थी। मुरारलाल मीणा कांग्रेस से एमएलए थे, जो कांग्रेस की सरकार थी। हरीश मीणा जी को 2014 के चुनाव में 4.5% वोट मिले एसटी मतदाताओं का। मीणा मतदाताओं का वोट मिला केवल 4.5%। और जसकौर मीणा जी को, जो भारतीय जनता पार्टी की 2019 में कैंडिडेट थी, उनको वोट मिला केवल 5%। चुनाव कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी। 200 लोकसभा क्षेत्र को समझने से पहले जातिवाद और परिवार दिमाग से निकालना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो नए मतदाता जुड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं, ना कि कांग्रेस से। अगर जातिवाद की बात करते तो 2014 का वोट तो नमोनारायण जी को जीतना चाहिए था, क्योंकि उनसे एससी और गुर्जर मतदाता लगे थे, तब तो नमोनारायण जी जीतते। नमोनारायण जी हार गए। और मीणा मतदाताओं से अगर चुनाव जीतते तो किरोड़ीलाल जी मीणा चुनाव जीतते 2014 में, वो भी चुनाव हार गए। 2019 की बात करें
तो मीणा मतदाताओं के आधार पर बात करें तो 95% वोट तो मीणाओं का कांग्रेस ने लिया था ना, फिर सविता मीणा चुनाव क्यों हारी? वही स्थिति अभी 2024 के चुनाव में है। 2019 के चुनाव में एक बात ये चली थी मीणाओं में कि भाई अगर सविता मीणा सांसद बन गई तो एमपी तो एक जने के पास ही जाना पड़ेगा और उसने काम नहीं किया तो हमारा, इसलिए सविता मीणा जी हार गई। आज अगर मुरारीलाल मीणा जी चुनाव लड़ते हैं, किरोड़ीलाल जी मीणा लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ते हैं, किसी भी व्यक्ति को पार्टी चुनाव उतारती, टिकट तो देगी बीजेपी किसी न किसी को। तो मीणा मतदाताओं के दिमाग में ये सवाल आएगा कि सामान्य सीट से जब मुरारीलाल मीणा यहाँ के विधायक हैं तो हम इनको यहाँ से क्यों हटाएं, इनको जिताकर रिस्क क्यों लें कि सामान्य सीट पर दूसरी जाति का मीणा आके बैठेगा? ये जरूरी नहीं है। अगर मुरारीलाल जी मीणा चुनाव जीत जाते हैं तो वापस कोई विधायक यहाँ मीणा ही बन जाए, ये जरूरी नहीं है। जबकि एसटी सीट है, चाहे कांग्रेस से बने एमपी चाहे बीजेपी से बने, बनना मीणा को है। तो इसलिए मुरारीलाल जी को यह भी लगता है कि चुनाव की जीतने की संभावना बहुत कम है, इसलिए कम है। मीणा मतदाताओं को पता है कि सामान्य सीट पर हमारा व्यक्ति आज एमएलए है, हमने इसको चुनाव जिता दिया तो उपचुनाव होंगे जो मान लो, तो उसमें गारंटी नहीं है कि जनरल सीट पर वापस कोई मीणा चुनाव जीतकर आ जाए। तो ये डर मुरारीलाल जी को सता रहा है कि जब मेरी पत्नी ये कह के चुनाव हार सकती है कि एमएलए एमपी दोनों एक ही परिवार से हो जाएंगे। अब आज ये प्रश्न खड़ा हो गया कि मुरारीलाल जी को हम मान लो अगर हमने चुनाव जिता दिया तो ये प्रश्न दोबारा खड़ा होगा, ये प्रश्न दोबारा खड़ा होगा अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई के लिए जिस तरह से कर रहे हैं तो अगेन वही बात होगी। तो ऐसे में लॉटरी किसकी लगेगी दौसा में बीजेपी की तरफ से? देखो, वैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई भी कयास लगाना मीडिया के लिए आसान नहीं है। ये हमने पिछला पूरा, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ हो या अब तक जिनके टिकट मिले हों या टिकट कटे हों, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है। जी 3, 4, 5 नाम तो होंगे जिनमें से तय होना है। कभी किसी ने सोचा था क्या 10 दिन पहले भी कि खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनको लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया जाएगा? जिस पार्टी में मुख्यमंत्री एमपी का चुनाव लड़ सकता है तो मंत्री हो चाहे एमएलए वो कुछ भी बोल सकता है। किसी ने सोचा था भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कयास लगाना बहुत आसान नहीं है। वो अपनी थ्योरी पे काम करते हैं, अपने सर्वे पे काम करते हैं। तो ये बात जरूर है कि ये बात आम लोगों में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको उतारेगी वो टिकट चुनाव जीतने वाला ही होगा जी। ये थ्योरी लोगों में बनी हुई है। वर्कर सिर्फ इंतजार कर रहा है। अभी घर घर मतलब 2, 4, 5 अड्डे बन जाते हैं ना जहां वर्कर ज्यादा पहुंचता है, अभी वैसी स्थिति नहीं पहुंची है, बनी नहीं है। 2 दिन 3 दिन बाद तो नॉमिनेशन होना है। देखो, अगर अपन वैसे और देखा जाए तो प्रत्याशी की घोषणा का काम शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने, और आज सर्वाधिक जो कैंडिडेट की घोषणा की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। जब लोकसभा की अपन बात करते हैं तो उसके स्टेट में सीमित नहीं कर सकते, पूरे देश का चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी ने 291 प्रत्याशी की घोषणा कर दी, कांग्रेस ने भी उससे आगे की भी घोषणा नहीं की। तो अभी तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा विचार करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो थ्योरी है ना, वो मुझे लगता है उन्होंने कैंडिडेट तो तय कर रखा है। हम लोग केवल कयास लगा रहे हैं, उनको जो डिक्लेयर करना है केवल वो अपने हिसाब से डिक्लेयर करते हैं। विनय जी, मेरा सवाल ये है कि जो बीजेपी ने तय कर रखा है वो कैंडिडेट दिखता तो होगा ना वहां पर, तो वो कैंडिडेट कौन हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 या 5 से भी आगे हो सकता है। आप कह रहे कि ठीक है भाई भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था, तो वैसे ही कोई और नाम भी आ सकता है क्या? आपको ऐसा लग रहा है दौसा में? देखो मीना जी, मेरा मानना तो ये है, मेरी जो निजी सोच है कि अगर जगमोहन जी को टिकट नहीं मिलेगा तो जसकौर की पुत्री को भी टिकट नहीं मिलेगा, अर्चना मीना को भी टिकट नहीं मिलेगा। और दोनों ही जब ये कंट्रोवर्सी का काम क्यों करेंगी, जब पार्टी को पता है कि एक दूसरे को चाहते नहीं है। जैसे हमारे साथ भाई बता रहे थे कि एक भाई पोस्टर को लेके विरोध है, फोटो को लेके विरोध है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति क्यों उतारेगा ऐसी कैंडिडेट को जो एक दूसरे कंट्रोवर्सी में हो। जहां ये बात रही कि ये बात सही है कि 200 लोकसभा क्षेत्र जातिवाद में नहीं पड़ता, ये जातिवाद के ऊपर वोट देता है। 2014 और 2019 के वोटों ने ये बात सिद्ध की। सबसे बड़ा जाति संघर्ष जिस इलाके में हुआ वो जातिवाद पर वोट नहीं देता। बड़ी इंटरेस्टिंग सीट
राजस्थान और देश के लोगों को समझने की है कि जहां मीणा और गुर्जर के नाम पर, इस जंग के नाम पर इतने लोगों की मौत हुई, सड़कों पर इतना आंदोलन हुआ, वहां पर ये जो कुछ क्षत्रपों ने अपने अपने जाति के जो नेता बने हुए हैं, उन्होंने जो माहौल बनाया हुआ है और जो नैरेटिव बनाया हुआ है, दरअसल वो नैरेटिव उस लोकसभा क्षेत्र की सच्चाई है ही नहीं। ऋषभ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं दौसा की, और वैसे इनका पार्टी से एसोसिएशन भी रहा है बीजेपी से। ऋषभ जी, क्या स्थिति है बीजेपी की इस वक्त? क्या चल रहा है पार्टी के भीतर? कहाँ मतलब इतना मंथन हो रहा है कि मंथन के बाद जो निकलेगा वो मतलब जबरदस्त। ऑडियो ऑन करिए ऋषभ जी। ऋषभ जी, आपको म्यूजिक बंद करना पड़ेगा गाड़ी में और ऑडियो आपको ऑन करिए। वापस कनेक्ट करिए ऋषभ जी। आप डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, आपसे बात हो रही थी। डॉक्टर साहब, दौसा की सीट पर जब आप मेवाड़ में बैठकर देखते हैं, और दौसा का एक अपना इतिहास भी है और वर्तमान भी है, तो दौसा का जो भविष्य होने वाला है वो किसके हाथ में होगा? दौसा का भविष्य बहुत कुछ डिपेंड करता है कांग्रेस के नैरेटिव आगे जो सेट करेगी उस पर। कांग्रेस अभी नैरेटिव सेट कर रही है पूरा राजस्थान के अंदर, हालात उसके पक्ष में है, मगर वो समय बनने में बहुत दूर है। जब से केजरीवाल की अरेस्ट हुआ है, पूरा ये बात यहाँ पे खत्म हुई थी कि जो इमरजेंसी का टाइम था तब भी पूरा विपक्ष एक हुआ था, और केजरीवाल के बाद भी पूरा विपक्ष एक हुआ है। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आवाज उठी थी और मोदी के खिलाफ भी सारी पार्टियों की एक आवाज उठी है। हालात वैसे के वैसे बन रहे, खुद उनके लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो केजरीवाल का अरेस्ट हुआ है वो बहुत बड़ा डेंट करेगा बीजेपी को चुनाव के अंदर आगे जाकर, अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से जिस तरह से हुआ था विपक्षी एक होकर लड़ा था, अगर लड़ लिया तो। जहां तक आप इनकी बात कर रहे हैं किरोड़ी जी की, और उसकी किरोड़ी जी को मैंने निर्दलीय भी देखा था, हेलीकॉप्टर लेकर खूब घूमे था उदयपुर के अंदर, और उन्होंने बहुत प्रयास किया था, मगर जिस समय अब उनको जो मंत्री बनाया गया था उस समय जो उनकी नाराजगी है वो भी सबने देखी है। और जो हालात चाहे आपके बाबा बालकनाथ के हो चाहे किरोड़ी के हो, करीब करीब अंदर से असंतुष्ट की स्थिति तो दिख ही रही है। और ये हालात सब जगह बन रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो जो अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कहीं ना कहीं उतना एक्टिव नहीं हो रहा, उसको लग रहा है कहीं ना कुछ कमी है। जहां तक रिजल्ट की बात है कि कौन बनेगा कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी बहुत कैलकुलेटिव पार्टी है, उसने अपना कैंडिडेट डिसाइड कर रखा है, मगर वो कांग्रेस की चाल को देख रही है कि कांग्रेस कौन सी चाल चलती है, किस तरह से चाल चलती है, उसका काउंटर देख रही है खाली, बाकी और कुछ नहीं है, सब कुछ। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, माफी चाहती हूँ लेकिन आपके नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम है, आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, तो दर्शक भी परेशान हो रहे हैं। तो एक बार और फिर से आप ट्राई करिए प्लीज। दौसा लोकसभा सीट जो है वो अकेली नहीं है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बड़ा अपने उम्मीदवारों को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है, और नॉमिनेशन के ठीक पहले अगर नाम सामने आते हैं तो चाहे आप कितने ही बड़े रणनीतिकार खुद को कहें, समझ में ये भी आता है कि परेशानी है, चिंता है, आंतरिक गतिरोध है, पार्टी के कैंडिडेट के नाम पर सहमति नहीं है, कैंडिडेट मिल भी नहीं रहा है। भले ही आप किसी को भी उतार दें, भले ही आप ये आज की तारीख में ये माना जाए कि जाने न जाने क्या दिख जाए, लेकिन न जाने क्या दिख जाए के पहले भी कितना मतलब जलना पड़ रहा है, वो तो एक सवाल है। तो ऐसे में नितिन सारस्वत जी, सवाल ये भी है कि दौसा लोकसभा जो क्षेत्र है वहां के मुद्दे क्या है जिसकी बेसिस पे कोई चुनाव में अक्सर ये बात होती है, हालांकि इस चुनाव में मुझे देश की किसी भी सीट पर कोई बहुत मुद्दों की चर्चा लोकसभा वाइज होते हुए नहीं दिख रही है। दौसा की बात करें तो देखिए, दौसा की जनता राजनीतिक रूप से बहुत ही समझदार जनता है। अभी तक हमारी जितनी भी आधी डिबेट हुई और विनय जोशी जी ने जब सेकंड हाफ बोलना लगा तो पूरी चर्चा ही पलट गई। पहले जिस तरीके से सब बोल रहे थे कि किरोड़ी जी सब कुछ तय करते हैं, उसके बाद में दोबारा ये बताया गया कि कैसे किरोड़ी जी अन्य चुनावों में अनइफेक्टिव रहे, तो पूरी चर्चा का ही डायमेंशन बदल गया।
दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभी इन्होंने कहा कि गुटबाजी की बात की कांग्रेस में गुटबाजी है, मैं थोड़ा बीजेपी का बताना चाहता हूं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के खिलाफ बाबू सिंह राठौड़, अनीता बघेल जी ने, दिया कुमारी जी, किरोड़ी जी मीणा, जसकौर मीणा जी, राजेंद्र राठौड़, राहुल कस्वार, नटवर रानी, दिया कुमारी, हमारे पास समय देखिए कम है। नितिन जी हमारे देखिए पास मीणा जी समय मेरे को कम बात है। कहने का, हम देखिए हम लोकसभा चौथा की बात कर रहे हैं, वहां के मैं मुद्दों बिल्कुल की बात लोकसभा, कर रहे हैं। अगर आप मैं कर कह रहा हूं सकते हैं ऐसी हाँ बिल्कुल, ऐसी स्थिति कहीं कांग्रेस में नहीं है। दूसरी बात, आपने दौसा की बात कही, दौसा लगातार केवल दो पक्षों के वर्चस्व की लड़ाई का सामना कर रहा है, चाहे सामाजिक मंचों पे हो, समर्थक आपस में लड़ाई कर रहे हैं। 2019 में भी किरोड़ी लाल जी ने ही जसकौर जी के खिलाफ कई वीडियो वायरल हुए थे, ये विनय जोशी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ 5 साल केवल वर्चस्व की लड़ाई होती रही और विकास नाम की कोई तो चीज ये यहाँ पे मुद्दा आई है, नहीं। लेकिन सांसद मुद्दा यहाँ वहां से पर ये है। अनुपस्थित रही, नितिन सांसद यहाँ से नितिन जी अनुपस्थित रही। दौसा में, नितिन जी विपक्ष के लिए दौसा में मुद्दा बीजेपी का आंतरिक गतिरोध है, आप ये कह रहे हैं? दूसरा, आपने जो सामाजिक द्वेष का बात कहा था, कांग्रेस पार्टी ने उस सामाजिक द्वेष को, या जो जो सामाजिक आप बता रहे थे कि संघर्ष हुआ, उस जातीय संघर्ष को जातीय सौहार्द में अगर किसी ने बदला तो कांग्रेस पार्टी ने बदला। आज वो सौहार्द के रूप में माना जाता है। जिन दो पक्षों की आप बात कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा आज उन लोगों के अंदर सबसे ज्यादा प्रेम है। तो जातीय संघर्ष को जातीय सौहार्द में कांग्रेस ने बदला, यहाँ तमाम तरीके के विकास कराए, यहाँ सांसद अनुपस्थित रहे, और दो लोगों की वर्चस्व की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो दौसा का। आप बताइए, पिछले 10 सालों में अगर किसी विकास के नाम पे, किसी प्रोजेक्ट के नाम पे अगर दौसा का नाम सामने आया हो, यहाँ पे तो सांसद भी, चाहे पहले वाले बीजेपी के सांसद हो चाहे वर्तमान सांसद हो, वो दोनों सांसद यहाँ की जनता से बिल्कुल दूरी बनाए रखी, जनता के बीच में नहीं रहे। तो दौसा के अंदर विकास की लड़ाई है, सांसद जो है उनकी उपस्थिति ही नहीं है, उनका जनता से कनेक्ट ही नहीं है, वो जनता उनसे जाके मिल ही नहीं सकती कि वो उनसे किस तरीके से मिला जाए, किस तरीके से अपनी चीजों को रखा जाए। और यहाँ पे केवल दो नेता अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने परिवार को टिकट दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके खिलाफ आज यहाँ की जनता कांग्रेस के प्रति वोट देने के लिए तैयार बैठी है, और यही मुश्किल बीजेपी के सामने है। कांग्रेस के लिए मुद्दा बीजेपी के दो परिवारों का प्रेम है उनके परिवारों के प्रति, उस मुद्दे को आप लोकसभा में लेकर जाएंगे? नहीं, देखिए, आपस में किसी भी आदमी का किसी से भी पर्सनल किसी के भी संबंध रह सकते हैं, अक्रॉस द पार्टी सभी के बहुत मधुर संबंध रहे हैं, पर बात यहाँ है कि और जो आपने आपस में एक दूसरे से जो वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, उससे जनता का कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज किरोड़ी लाल जी मीणा, जिस तरीके से उन्हें इस सरकार में भी उनको जिस तरीके से एकदम इग्नोर किया गया है, और साथ में जो जिस तरीके से वो खुल के बोला करते थे हमारे टाइम पे, आज वो सभी मुद्दों पे मौन है, तो इस चीज का नुकसान मिलेगा। साथ में दोनों परिवार केवल अपने दोनों सदस्यों को टिकट दिलाने की लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जनता की कोई सुनवाई नहीं है। तो आप क्या मानते हैं? और तमाम 2019 में मुद्दा था कि पुलवामा का एक अटैक हुआ था, आज 2024 में वो सब बातें नहीं है। आज जिस तरीके से हर सीट पे, आप बाड़मेर में देखिए क्या हाल है, आप उदयपुर में देखिए क्या हाल है, दौसा में देखिए क्या हाल है। नितिन जी रुकते हैं, यहीं पर ब्रेक लगाते हैं, दौसा में ट्रेन को रोकते हैं। आपका कहना है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जो बेरुखी है पार्टी के प्रति, और पार्टी के भीतर उनको जो उनका ड्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिला, आपके हिसाब से। बीजेपी के हिसाब से तो मिल गया। राकेश वशिष्ठ जी, ये जो एक बात बार बार आ रही है कि बाबा खुश नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा खुश नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे या दिखाए गए थे, या कोई भारी भरकम मंत्रालय देख रहे थे, लेकिन उन्हें जो कुछ मिला है उससे वो संतुष्ट नहीं है। इस बात का भी कोई इस चुनाव में मतलब होगा? ऑडियो ऑन करिए प्लीज। विनय जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। पहले भी परिचर्चाओं में इस बात का कई बार हम उल्लेख कर चुके हैं कि भाजपा और कांग्रेस में सबसे बड़ा डिफरेंस एक है कि भाजपा के पास एक नेतृत्व ऐसा है जिसके नाम पर वोट कास्ट पड़ती है। उसे चुनावों को उठाकर देख लें, आपका 2014 का, 2019 का, अब आप 2024 का होने वाला है, उसमें आपका 10% 15% वोटों का डिफरेंस आता है विधानसभा के चुनावों में और लोकसभा के चुनावों में भाजपा के पक्ष में। वो नरेंद्र मोदी का जो फॉलोअर है उसका वोटिंग होता है, और इसीलिए भाजपा हमेशा अपर हैंड पर रहती है। यहाँ कैंडिडेट का चुनाव इस बात को तो सही है कि वो हार जीत के फैसले को कम और ज्यादा तो कर सकता है, लेकिन अपर हैंड जो है भाजपा के कैंडिडेट का रहेगा, चाहे वो कोई भी रहे। अब जहां तक इनकी नाराजगी का सवाल है किरोड़ी लाल जी का, किरोड़ी लाल जी पहले भी नाराज होकर देख चुके हैं,
उन्होंने अपनी पत्नी को गहलोत जी के समय में आपने मंत्री बना के देख लिया, फिर आपका सवाई माधोपुर में चुनाव भी हारे दिया कुमारी जी से। तो पार्टी के बेस के बिना कुछ भी नहीं है, ये आप निश्चित माने। एक जो चुनाव वो जीते से चुनाव जीतने का बताते हैं, वो आपका गुजरों का कश्मीर का आ गया था मिस्टर रब्बानी, 2009 की बात है शायद, और महसूदा वोटों का ध्रुवीकरण हो गया था, जिसकी वजह से चुनाव किरोड़ीलाल जी जीत गए थे। ये बात सही है, विनोद जोशी जी ज्यादा जानकार हैं उस क्षेत्र के, लेकिन मेरा मानना ये है कि कहीं कम और कहीं ज्यादा जातिगत समीकरण तो रहते हैं, जातिगत वोटों का कास्टिंग तो होती है जाति के आधार पर। किरोड़ीलाल जी की मीना की क्या नाराजगी है क्या नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा आज इतने मजबूत स्थिति में है कि वो चिंता नहीं करती, वो कार्यकर्ताओं को सम्मान तो देना जानती है, लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उसको वो टॉलरेट भी नहीं करती। ये इस स्थिति में ये है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे का कैंडिडेट इशारा हो जाएगा। जातिगत समीकरण दौसा सीट पर अगर करें तो जिस तरह से विनय जी ने कहा, और इस बात की गवाही ये भी देता है कि यहाँ से राजेश गुर्जर जैसे नेता जो है चुनाव जीते, तो वो इसीलिए हुआ जिसकी तरफ इशारा कहीं न कहीं विनय जोशी ने किया कि ऐसा नहीं है कि वहां पे ये निर्णायक वोट है। और आप जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी का अपर हैंड रहेगा, तो इस वक्त मोदी की लहर जो देश में है। लेकिन एक बात आई केजरीवाल की भी, केजरीवाल फैक्टर हालांकि राजस्थान में तो कोई बहुत बड़ा कमाल करने वाला नहीं है। जी राकेश जी बोलिए। केजरीवाल फैक्टर की मैं मुनीष जी की बात से थोड़ा अलग विचार है मेरा। बड़ा कैलकुलेशन किया बीजेपी हाईकमान ने, जो हमारे पास तो पढ़ने का और लोगों की परिचर्चाएं देखने से जाहिर होता है कि केजरीवाल का इम्पैक्ट कहाँ हो सकता है। पहला इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर, दिल्ली में बीजेपी और आप पार्टी के बीच में 20% वोटों का अंतर है, वो 2014-2019 में उन्होंने देख लिया। बीजेपी को निश्चिंत है कि वो उनके 7 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। एक है वो पंजाब में बीजेपी है नहीं, पंजाब को तो जो भी 1-2 सीट मिल जाएगी वो उनकी संतुष्टि के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना। राजस्थान का जहां तक सवाल है, राजस्थान में 0.5-0.6% उनका वोटिंग कास्ट रहा है, आप उठाकर पुराना देख लीजिए, कोई उनका तो नोटा से भी कम स्थिति में आई है। ये सारी बातें अब जहां तक एकजुट होने वाली बात है, आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ। पंजाब का मिस्टर बिट्टा का अगर आपने सुना हो स्टेटमेंट, जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सॉरी अब तो विधायक भी रहे हैं, तो उनका स्टेटमेंट के खिलाफ आया केजरीवाल के, तो पंजाब की जो कांग्रेस यूनिट है पूरी तरह खिलाफ है। ऐसे महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र में जो संजय है उनका स्टेटमेंट आया कि केजरीवाल ने जो किया है गलत किया है और उसका दंड भुगतना पड़ेगा, इस तरह का स्टेटमेंट आया। तो आप इसकी उम्मीद ना करें कि कोई विपक्षी एकता से इसका कोई फर्क पड़ने वाला है, और विपक्ष तो पहले से भी एक है, अंतर्विरोध इन सब में है, अंतर्विरोध एक दूसरे की टांग खींचने में जरूर रहते हैं और खींचेंगे, ये भी निश्चित बात है। अभी तो चुनाव कैंपेन शुरू होने वाला है, आगे आप इसको उठा कर आप देख लेंगे। जी जगदीश शर्मा जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले ऋषभ जी जुड़े। ऋषभ जी, क्या स्थिति है पार्टी की, बीजेपी की इस वक्त? कौन आपको सबसे प्रबल दावेदार लग रहे हैं? एग्जिस्टिंग जो सांसद है, मौजूदा सांसद, उनको नहीं देने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, मौजूदा सांसद जो है जसकौर जी मीना, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। वो 5 साल लगभग निष्क्रिय रही है क्षेत्र के अंदर, और काम भी उन्होंने बहुत कम किए हैं। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में तो ये सब चलता नहीं है, यहाँ पर सारी रिपोर्टिंग ऊपर तक होती है, खुद मोदी जी इस चीज़ को देखते हैं, अमित शाह जी देखते हैं, और इसलिए जसकौर जी को टिकट मिलना इस बार मुश्किल है। जी, और किसको मिल सकता है? मिलने में कम से कम आज की तारीख में 20 लोग हैं जो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन जो कि शीर्ष नेतृत्व है कुछ भी कर सकता है। जिस तरह राजस्थान में भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उस तरह दौसा में भी किसी को भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चेहरा बना करके घोषित कर सकती है। इसका आकलन लगाना मुश्किल है। जी जगदीश शर्मा जी, पार्टी के भीतर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में ही हर लोकसभा क्षेत्र में इंटरनल पॉलिटिक्स हावी है, उससे पार्टी बच नहीं पा रही है, इतना कड़ा अनुशासन होने के बाद भी।
देखिए मीना जी, ऐसा है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लोकतंत्र में, बहुत सारे, आप 75 साल हो गए, राजनीति को लोगों ने एक धंधा समझ लिया है। कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना और जिताना, और ये उसके बाद जो प्रभुत्व कायम करने की बात होती है। असल में तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को एक माध्यम माना गया है काम कराने का, कि उसके इलाके का डेवलपमेंट हो, उस इलाके में कुछ काम। लेकिन अभी पिछले दिनों में क्या हुआ है 10, 15, 20 साल से, कि ये पैसा कमाने की मशीन बन गई है, या ये प्रभुत्व जमाने की मशीन बन गई है, ये अपने लोगों को आगे बढ़ाने की मशीन बन गई है। इस तरीके से हुआ है। तो इसकी वजह से हर जगह पर आपको गुटबाजी दिखेगी, और लगभग हर पार्टी में दिखेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या अलग भी हो। तो ऐसी सूरत में क्या है कि आपको ये गुटबाजी कहीं पर भी गिनाई जा सकती है। जैसा अभी मुनेश जी बता रहे थे, उदयपुर में किस तरीके से वहाँ दोनों ऑफिसर्स रहे, कांग्रेस के प्रतिनिधि भी ब्यूरोक्रेट रहे और भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसी सूरत में गुटबाजी क्या है, वहाँ दूसरे जो वर्कर हैं वो सचमुच में मर्मरिंग कर रहे होंगे कि भाई ये किस तरीके से एक अफसर सारी जिंदगी अपने सरकारी नौकरी की और उसके बाद ये पॉलिटिक्स करने आ गए। तो ये जो थोड़ी बहुत आलोचना है, या थोड़ी बहुत जो टांग खिंचाई कह दीजिए आप इसको, किसी भी तरीके से ये चीजें सामने आती ही आती है। लेकिन पार्टी अगर स्ट्रांग होती है तो उसको स्ट्रांग तरीके से रोक लेती है। मैं मानता हूं इस मामले में कांग्रेस से ज्यादा बेटर कंडीशन भारतीय जनता पार्टी की है, और वो जो है डिसिप्लिन ज्यादा बेटर रखते हैं, इसलिए उनके यहाँ पर इसलिए उनके यहाँ पर जो है कम दिखाई देती है, जो झंझट उनको कहें वो कम दिखाई देते हैं। विनय जी, हर चुनाव में कोई न कोई मुद्दा भी एक रोल प्ले करता है। इस चुनाव में मुद्दा लगभग जो है मोदी फैक्टर के अलावा, मोदी विरोध के अलावा, एक तरफ मोदी की विकास यात्रा का गुणगान है और दूसरी तरफ मोदी विरोध है। दौसा लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे भी इस चुनाव में कोई अहमियत रखेंगे, या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दा है वही वहां पर भी है? मीना जी, चुनाव से पहले मुद्दे आते हैं पब्लिक में, उस पर चर्चा भी होती है, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग पास में आती है चुनाव का फ्लो बदल जाता है। ये हमने पिछले 2-3 चुनाव से देखने में आ रहा है। मैं दो बात पर चर्चा करना चाहता था। एक तो किरोड़ीलाल जी को डिपार्टमेंट दिया गया, उसके बारे में चर्चा करना चाह रहा था। अगर आपको याद हो तो वसुंधरा जी की सरकार में इनको आपदा प्रबंधन और तेल का मंत्री बनाया था। मीना यूं कहते थे आपको तेल का मंत्री बनाया है। किरोड़ीलाल जी मीना का एक जवाब था, जब टीएन शेषन चुनाव आयोग के पद को पूरे भारत में फेमस कर सकता है तो आदमी काम करने वाला चाहिए, डिपार्टमेंट कोई सा भी हो उसका कोई अहमियत नहीं रखती। आज एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट दिया गया है उनको, ग्रामीण विकास जो दिया गया है वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके अंदर नरेगा भी शामिल है। करीब 15,000 करोड़ का बजट है इस डिपार्टमेंट का, और जो व्यक्ति खुद में दम रखकर वो काम करके दिखाते हैं। दूसरी बात ये कहना चाह रहा था, अगर हमने पिछले 2-3-4 चुनाव देखे हों, जितने भी जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग थे वो सब लोगों ने उनको धराशायी कर दिया। मैं किसी भी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता, चाहे वो गुर्जर समाज का नेता हो, चाहे मीना समाज का नेता हो, चाहे जाट समाज का नेता हो, जिसने भी जाति की राजनीति की है पिछले 2-3 चुनाव से चुनाव जीत नहीं पाया। जिसने सर्व समाज की राजनीति की है, जिसको सर्व समाज साथ लगाए, आज किरोड़ीलाल मीना सवाई माधोपुर से चुनाव जीते हैं तो इसी दम पर चुनाव जीते। उन्होंने गुजरों ने उनको वोट दिया, जनरल कास्ट ने वोट दिया, तब जाके चुनाव जीते हैं। केवल मीना समाज के दम पर चुनाव नहीं जीते। जो व्यक्ति ये सोच रहे हो कि अब मैं केवल एक जाति के बल पे राजनीति कर दूंगा, वो समय अब लग चुके हैं। लास्ट बात मैं कहना चाह रहा हूँ, दौसा के डेवलपमेंट की बात करना चाह रहा हूँ। दौसा में जो पानी की समस्या है, ये पानी की समस्या चुनाव की कुल देवी है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव आते ही दौसा की पानी की समस्या ध्यान में आती है, और जैसे विधानसभा लोकसभा चुनाव गए, जैसे अपन शादी समारोह में कुल देवी को विदा करते हैं ना, ऐसे पानी की समस्या विदा हो जाती है। फिर चुनाव आएंगे, फिर इस कुल देवी याद आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा मतलब जिसको कहना चाहिए विडंबना की स्थिति है।
अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो शायद हिंदुस्तान आज से कहीं और ज्यादा आगे होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान में काम नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में बहुत कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित हुए हैं जो इस देश की सरकारों को उसका श्रेय जाता है। लेकिन अगर जनता इस बात को समझ ले कि उनके पैसों से चुनी हुई सरकार और उनके पैसों से ही देश की योजनाएं बनाने वाली सरकार उनके लिए काम करने के लिए है, इसलिए चुनाव में उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो शायद लोकतंत्र को मजबूत करने में जनता जनार्दन और बड़ी भूमिका निभा सकती है। जैसे जैसे युवा इसमें शामिल हो रहा है, पढ़ा लिखा युवा इसमें भाग ले रहा है, उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र को और मजबूत करने में ये युवा शक्ति और ज्यादा बड़ी भूमिका निभाएगी। दौसा लोकसभा सीट पर आज हमारी ये इस चर्चा के साथ ही आप सबसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।